हेलो बच्चों, आज का आप देख रहे हो। आज का वीडियो मेरे को कार में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। जैसे कि आपको पता था, दिल्ली गए हुए हैं हम लोग वो बैच प्लानिंग के लिए आपके, कि आज आप फाउंडेशन से जब इंटरमीडिएट में आओगे सीए के, तो हम लोग कैसे आपके आगे का देखेंगे। सो वेरी सॉरी फॉर दैट कि आज आपको कार में देखना पड़ रहा है। वॉइस में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा। बस बेसिक बात ये, ज्ञान और पढ़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। सो अब हम लोग आ रहे हैं पार्टनरशिप के यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 बात करता है दो चीज के बारे में, एक रजिस्ट्रेशन के बारे में और दूसरा डिसोल्यूशन के बारे में। तो जब रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? द आंसर इज नो। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो सेक्शन नंबर 58 के अंदर आपको एक अग्रीमेंट साइन करना है, एटलीस्ट बाय 2 पार्टनर्स। वो अग्रीमेंट साइन करने के बाद, ठीक है, आपको सबमिट करना है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास। साथ ही साथ आपको अपना नाम रखना है। नाम रखने में पार्टनरशिप फर्म का कोई किंग क्वीन ये सब फालतू की चीजें नहीं आनी चाहिए। एक बार आप रजिस्टर हो जाते हो, अब आपको अपने नाम के पीछे रजिस्टर्ड लिखना कंपलसरी है। बिना रजिस्टर्ड लिखे आपका कारोबार नहीं चलेगा। अगर आप अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते तो उसके 3 कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि पार्टनर्स आपस में एक दूसरे पर केस नहीं कर सकते। पार्टनर्स इन केस ऑफ अ सिविल केस, ओनली सिविल, कैन नॉट सू ईच अदर। पार्टनर्स कैन नॉट सू द फर्म कैन नॉट सू द आउटसाइडर्स, and there is no claim of set off for mutual debts which can be set out by book entries. बट द आउटसाइडर कैन सू द फर्म। फिर एक क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बाहर वाले को फर्क ही नहीं पड़ता वेदर आप रजिस्टर्ड हो, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। इवन इफ यू अनरजिस्टर्ड यू कैन स्टिल फाइल अ केस। एक, जब वो थर्ड पार्टी केस कर रहा है। दूसरा, इफ इट इज अ मैटर रिलेटेड टू ₹100, 100 रुपए तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है और उसका ऑफिशियल रिसीवर उससे ऑफिशियल असाइन इज आस्किंग फॉर द पार्ट हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और उसको नहीं दे रहे हो तो वो केस कर सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अगर लमसम नहीं दे रहे डिसीज पार्टनर का तो वो केस कर सकता है। तो और अगर फर्म डिसोल्यूशन में है तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए भी पार्टनर एक दूसरे पर सू कर सकते हैं, इवन इफ इट इज एन अनरजिस्टर्ड फर्म। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या अंतर है? अगर आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखोगे, स्पेलिंग बड़ा है। यहाँ पर बिजनेस बंद हो रहा है, बुक्स बंद हो रही है, फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स है, रियलाइजेशन हो रही है एसेट लाइबिलिटी की, और धंधा बंद हो रहा है। पार्टनरशिप में क्या है? पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज हो रहा है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और इंसॉल्वेंसी। अगर डीड में, अच्छा ये एक चीज समझना, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन मतलब रिलेशन चेंज, पार्टनरशिप फर्म का मतलब बिजनेस बंद। अगर डीड साइलेंट है तो और किसी पार्टनर की डेथ होती है या पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस बंद हो जाता है। लेकिन अगर डीड में लिखा है कि इट कैन कंटिन्यू, अगर 2 सॉल्वेंट पार्टनर या 2 अलाइव पार्टनर है, देन इट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक बात समझने वाली है, दैट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर धंधा ही नहीं रहेगा तो काहे का पार्टनर? मतलब अगर हस्बैंड या वाइफ में से एक रहा ही नहीं तो फिर काहे की मैरिज? ठीक है, अच्छा ये हुआ। उसके बाद आता है सर कि डिसोल्यूशन 2 तरीके से होता है। एक होता है सेल्फ डिसोल्यूशन, उसका सेक्शन है सेक्शन 40, 41, 42, 43, जिसमें 40 में बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि पार्टनर्स आपस में अग्रीमेंट करवा के, जैसे इन्होंने पार्टनरशिप बनाई थी वैसे ही पार्टनरशिप खत्म कर सकते हैं। 41 में हम लोग बोलते हैं कंपलसरी डिसोल्यूशन। 2 ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व होना ही होना पड़ता है। सर कौन से 2 केसेस होते हैं? एक, जब आपका पार्टनरशिप फर्म में जो बिजनेस था वो अनलॉफुल हो जाए, और दूसरा, अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो, ठीक है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो आपको कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ता है। ठीक है, अगर ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, ऑल बट 1, मतलब 10 पार्टनर थे, अगर 9 इंसॉल्वेंट हो गए तो बंद तो करना ही पड़ेगा, अकेला आदमी थोड़ी ना चला लेगा, इसीलिए ये कंपलसरी में आता है। और जब आप कंटिजेंसी में जाते हो ना, वहां पर इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर होता है, क्योंकि वहां पर इट इज अ चॉइस। अगर डीड में लिखा है कि कैन कंटिन्यू, तो एक के बंद होने के, एक के इंसॉल्वेंट होने के बाद भी अगर 2 सॉल्वेंट है तो कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन कंपलसरी में अगर 3 ही थे और 2 हो गए तो बंद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंटिजेंसी में आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, या सर आपका
फिक्स पीरियड का खत्म हो जाना अगर फिक्स पीरियड पार्टनरशिप थी, या पर्पस का खत्म हो जाना अगर पर्टिकुलर पर्पस पार्टनरशिप थी। तो उसके बाद आता है सेक्शन 43, वो बोलता है अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कोई भी एक पार्टनर नोटिस देके पार्टनरशिप फर्म को बंद करवा सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन 44, जिसमें कोर्ट पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करता है, और उसमें केसेस हैं जब एक पार्टनर इंसेन हो जाए या एक पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए। इन दोनों केस में पार्टनर एक्टिव होना जरूरी है, या सर अगर परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट कर रहा है, या कोई मिसकंडक्ट कर रहा है, या इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया बिना परमिशन के, या परपेचुअल लॉसेस इंकर कर रहा है, या फिर लास्ट केस ये भी है कि अगर कोर्ट ऐसा सोचता है कि कोई जस्टिफाइड ग्राउंड है जिसमें वो बोलता है लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम या गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो वो भी डिसॉल्व करा सकता है। फिर आता है मैनर ऑफ सेटलमेंट, जिसमें सब शुरू होता है, सबसे पहले आता है सेक्शन 45, वो बोलता है कि डिसोल्यूशन अगर आपका सेल्फ है तो उसका पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। डिसोल्यूशन ओनली वैलिड होगा व्हेन पब्लिक नोटिस इज गिवन। फिर सेक्शन 43 आता है, वो बोलता है कि इवन जब डिसोल्यूशन हो भी जाता है पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनर्स का फिर भी अथॉरिटी है क्या बिजनेस के एसेट्स को बेच के लाइबिलिटी चुकाना। फिर आता है 47, जो बोलता है कि इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना है, एसेट को बेच के लाइबिलिटी चुकाने की अथॉरिटी अभी भी कंटिन्यू कर रही है इवन जब पार्टनरशिप फर्म बंद भी हो गया तो। फिर आता है सेक्शन 48, जो बताता है मैनर ऑफ सेटलमेंट। वो बोलता है पहले अक्यूमुलेटेड लॉसेस को और किसी पार्टनर का जो कैपिटल डेफिसिट में है, डेबिट बैलेंस में, उसको ट्रीट करने के लिए रिजर्व्स एंड सरप्लस को यूज करो या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को यूज करो। अगर वो है उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल यूज करो, इनसफिशिएंट हुआ, नहीं हुआ तो पार्टनर्स को कैश लाने बोलो। जो एसेट्स हैं उनसे लाइबिलिटीज पहले आउटसाइडर की पेमेंट करो, फिर पार्टनर्स का कोई कैपिटल है, ठीक है, तो उसको पेमेंट करो। पार्टनर्स का कोई लोन है, एनी पेमेंट ऑन ड्यू ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ या लोन हुआ, उसको पेमेंट करो। उसके बाद अगर कुछ सरप्लस बच जाता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो। लास्ट जो सेक्शन है 49, वो ये बताता है कि सर जो पार्टनर्स के एसेट्स हैं वो पार्टनर्स के एसेट्स हैं, उनसे पार्टनर की लाइबिलिटी पहले पेमेंट होगी। जो फर्म के एसेट है उससे फर्म की लाइबिलिटी पहले पेमेंट होगी। अगर फर्म की लाइबिलिटी पेमेंट करने में एसेट शॉर्ट पड़ जाते हैं, देन पार्टनर्स के एसेट को इस्तेमाल किया जाएगा। एंड विद दिस वी फिनिश पार्टनरशिप। थैंक यू सो मच। आई होप आपने ये सीरीज बहुत इंजॉय की होगी। टोटल में 7 वीडियोस हो गए, 3 मोर टू गो। नेक्स्ट एक्ट इज कंपनीज एक्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर अकाउंट्स एग्जाम।